भारत, नदियों का देश। यह एक ऐसा देश है जहां नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन की धारा है। यहाँ की नदियां सदियों से हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता ही उसकी पहचान है। यहाँ की भौगोलिक विविधता अद्वितीय है। यहाँ के परिदृश्य में आपको हर प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। यहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी घाटियां हैं, विशाल मैदान हैं और समुद्र से घिरा तट भी है। इन सभी भौगोलिक विशेषताओं के बीच नदियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस विविधता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है भारत की नदियां। ये नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि जीवन की धारा हैं। ये नदियां हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। ये नदियां हजारों सालों से भारत की संस्कृति और सभ्यता का आधार रही है। प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे बसे शहर और गांव हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रहे हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक भारत में अनगिनत नदियां बहती हैं। हर नदी की अपनी एक अनूठी कहानी है जो हमारे इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इन नदियों के किनारे ही भारत की प्राचीनतम सभ्यताएं विकसित हुईं। सिंधु घाटी सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। उत्तर की जीवनदायिनी नदियां गंगा और यमुना। ये नदियां न केवल भारत की भौगोलिक संरचना का हिस्सा है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी अभिन्न अंग है। जब हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले गंगा और यमुना का नाम हमारे मन में आता है। गंगा, जिसे गंगे भी कहा जाता है, और यमुना, जिसे जमुना भी कहा जाता है, दोनों ही नदियां भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर यह विशाल नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी का प्रवाह लगभग 2525 किलोमीटर लंबा है और यह अपने मार्ग में कई महत्वपूर्ण शहरों और धार्मिक स्थलों को छूती है। यमुना नदी भी हिमालय से निकलती है और दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरती है। यमुना का प्रवाह लगभग 1376 किलोमीटर लंबा है और यह नदी भी कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से जुड़ी हुई है। ताजमहल, जो यमुना के किनारे स्थित है, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, जिसे हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इन नदियों के किनारे कई धार्मिक स्थल और तीर्थ स्थल भी स्थित हैं, जो इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा और प्रयागराज जैसे शहर गंगा और यमुना के किनारे बसे हुए हैं और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इन नदियों के तट पर बसे मंदिर और आश्रम भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रतीक हैं। गंगा और यमुना नदियां न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों में कई प्रकार की मछलियां, पक्षी और अन्य जलजीव पाए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है, एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है। हालांकि इन नदियों को प्रदूषण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। गंगा और यमुना की सफाई और संरक्षण के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ गंगा अभियान और यमुना एक्शन प्लान जैसे कार्यक्रम इन नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना नदियां सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही हैं और इनका महत्व आज भी उतना ही है। इन नदियों की धारा में हमारी संस्कृति, धर्म और जीवन की धारा बहती है। आइए हम सब मिलकर इन नदियों को संरक्षित करें और इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। पूर्व का प्रवाह ब्रह्मपुत्र की यात्रा। यह नदी अपने विशाल आकार और अद्वितीय प्रवाह के लिए जानी जाती है। इसकी यात्रा तिब्बत के मानसरोवर झील से शुरू होती है, जहां से यह नदी अपनी यात्रा आरंभ करती है। अब हम चलते हैं पूर्व की ओर, जहां ब्रह्मपुत्र नदी अपनी विशाल धारा के साथ बहती है। यह नदी अपने मार्ग में कई राज्यों और देशों को पार करती है, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी बन जाती है। तिब्बत से निकलकर यह नदी अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से गुजरते हुए यह नदी अपने साथ कई छोटी छोटी नदियों को मिलाती है
और फिर असम से होकर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और यह राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की जीवन रेखा मानी जाती है। यह नदी असम के लोगों के लिए न सिर्फ पानी का स्रोत है, बल्कि उनकी आजीविका का भी मुख्य आधार है। यह नदी असम के लोगों के लिए न सिर्फ पानी का स्रोत है, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का भी अभिन्न अंग है। मछुआरे इस नदी से मछलियां पकड़ते हैं और किसान इसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली का भी अभिन्न अंग है। ब्रह्मपुत्र के तट पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा है। पारंपरिक नावें इस नदी की शोभा बढ़ाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित गुवाहाटी शहर असम का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी अर्थव्यवस्था में नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। यह नदी चाय उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान इसी नदी के पानी से सिंचित होते हैं। असम की चाय विश्व प्रसिद्ध है और इसका श्रेय ब्रह्मपुत्र नदी को जाता है, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान इसी नदी के पानी से सिंचित होते हैं। चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूर इस नदी के पानी का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए भी करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी न केवल एक प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि यह असम और पश्चिम बंगाल के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। दक्षिण की धाराएं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की जीवन रेखा मानी जाती है। ये नदियां दक्षिण भारत के शुष्क इलाकों को पानी प्रदान करती हैं और यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। इन नदियों के किनारे कई मंदिर और ऐतिहासिक स्थल भी स्थित हैं, जो इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं।